हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बृष्टि आइस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 5 फरवरी से 18 फरवरी के बीच पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू होने वाला है और आज 4 फरवरी है, कल 5 फरवरी है, तो कल से ही इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी जिन भी कैंडिडेट्स का कल इंटरव्यू है दोस्तों, उनको ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से, मेरे पूरे बृष्टि आइस परिवार की तरफ से दोस्तों। सभी लोग अच्छा से इंटरव्यू दीजिएगा, ठीक है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है बस अपने पे भरोसा रखिए कि किसी प्रकार का दोस्तों तनाव नहीं लेना है, अपना जाइए बेस्ट दे के आइए, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि जो इंटरव्यू रिलेटेड मैंने बहुत सारा चैनल पे अपने चैनल पर वीडियो लोड किया है, तो जिनका भी दोस्तों 6 को है, 7 को, 8 को है, जो आगे है दोस्तों, वो निश्चित रूप से देखेंगे, उनको फ़ायदा होगा। और जिनका दोस्तों 5 तारीख है, अब वो किसी प्रकार का दोस्तों नया इन्फॉर्मेशन हाँ गेन करने की कोशिश ना करें, ठीक है। क्योंकि अब दोस्तों इससे क्या तनाव आपका बढ़ेगा कि मुझको ये नहीं पता है, मुझको ये नहीं पता, ठीक है। हाँ, एक काम आप ज़रूर करिएगा दोस्तों, मेरा सुझाव आपसे कि कल सुबह का दोस्तों न्यूज़ पेपर आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसा दोस्तों ट्रेडिशन रहा है कि चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो दोस्तों, कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू हो, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं दोस्तों पूछते हैं कि आपने आज सुबह का अखबार पढ़ा है। तो अगर आप बोलेंगे दोस्तों हाँ, तो अगर दोस्तों देखिए नहीं बोलते हैं तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, इससे पता चला कि आप अलर्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों आप जो है अखबार जो है नीचे कोई भी एक जो आपको पसंदीदा अखबार हो, फेवरेट अखबार हो, उसको दोस्तों सुबह में अखबार आप लोग खरीद लीजिएगा, ठीक है। उस दोस्तों जो मेन हेडलाइंस है उसका 3-4 बिंदु दोस्तों आप लोग पॉइंट्स देख लीजिएगा बस उसका कि क्या है। आपको पता है कि वो पूछते हैं कि ठीक है 3-4 जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है बताइए आप आज के अखबार का, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे तो उसको उसी से दोस्तों आपका जो इंटरव्यू जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। वहीं से आपका जो डायरेक्शन मिलता है। तो दोस्तों अगर इस तरह आप करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से आपका सुझाव था। और दोस्तों देखिए इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताने वाले हैं, ठीक है। जो बिहार के लिए दोस्तों नेशनल इंपॉर्टेंस है, नेशनल लेवल पर दोस्तों, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों स्टेट लेवल पर भी है दोस्तों। स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल दोस्तों तीनों स्तर पर जो है करंट अफेयर्स जो है मेरा बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब मैं पॉइंट्स बताऊँगा आप लोग को, आप देखेंगे दोस्तों। और जो है इसके अलावा भी और कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोग को इसमें वीडियो में साझा करूँगा। इसके पहले दोस्तों ये देखिए मेरा चैनल है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों शेयर भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पता है कि जो वीडियो मैंने जो चैनल बनाया है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी दोस्तों भाई बहन है, फ्रेंड्स है, सभी का दोस्तों कल्याण हो, ठीक है। जितना मुझे अनुभव है तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों अपना जो अनुभव है, अपना ज्ञान है, आप लोग के साथ निःशुल्क साझा करूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए चलिए, तो आप मेरे बारे में दोस्तों जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, ठीक है। उसमें अबाउट मेंटर है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चाहे दोस्तों इसको भी खोलेंगे यहाँ पर तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि मुझे कौन कौन एग्ज़ाम का अनुभव है, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ मेरे बारे में परिचय। अब दोस्तों चलिए हम लोग सीधे करंट पर आते हैं। देखिए हम लोग इस वीडियो में कौन कौन सी दोस्तों करंट पर बात करेंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे, आपको पता है कि जो आईपीसी है और सीआरपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट दोस्तों, इसमें सुधार हुआ है। इसको नए तरीके से दोस्तों इसमें संशोधन करके नया एक्ट बनाया गया है, तो उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ दोस्तों कि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट जज चक्रधारी शरण, ऑनरेबल जज चक्रधारी शरण जी का दोस्तों ट्रांसफ़र हो गया है। वो उड़ीसा के दोस्तों उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। तो उनके बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों को पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन है? ऑनरेबल दोस्तों के विनोद चंद्रन जी हैं, कृष्णन विनोद चंद्रन जी, ठीक है। उनके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन दोस्तों यही चाहे आपको पता है कि ऑनरेबल जज जो है सीनियर मोस्ट चक्रधारी शरण जी, उनको बनाया गया है उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि आपको पता है कि अभी हाल ही में बिहार के जो महान विभूति हैं दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और आपको पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो जनसंघ के जमाने के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, तो उनको भी भारत रत्न से दोस्तों सम्मानित किया गया है, तो उनके बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे कुछ। उसके बाद दोस्तों ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार के अन्य विभूतियों का नाम बताइए जिनको दोस्तों भारत रत्न अभी तक प्राप्त हो चुका है। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि सभी लोग बोर्ड मेंबर को दोस्तों लगेगा कि सभी लोग तो कर्पूरी ठाकुर जानते होंगे, तो आपसे पूछने का प्रयास करेंगे, आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि वैसे विभूतियों का नाम बताइए जो बिहार के हैं
और दोस्तों उनको भारत रत्न मिल चुका है। तो इस जो इसका उत्तर है दोस्तों, इस उत्तर के बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन महान विभूति है, कितने महान विभूतियों को जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं उनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग G20 के बारे में देखेंगे। फिर दोस्तों रिपब्लिक डे परेड, आपको पता है कि इसमें चीफ गेस्ट कौन थे। मैं दोस्तों पता है जो आपको दिल्ली में जो रिपब्लिक डे परेड का जो समारोह होता है उसका चीफ गेस्ट कौन थे उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों को पता है कि सबसे इसके पहले जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, दोस्तों जो बिडेन को बुलाया गया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपना जो है कुछ कारणों से नहीं आया। तो कौन आए थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और दोस्तों इंतरिम बजट, अब जैसा कि मैंने आपको मेरे वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने बता दिया है इंतरिम बजट की जो मुख्य योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं। तो लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ जानेंगे, पूछा जा सकता है कि इंतरिम बजट और दोस्तों फुल बजट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्यों इसको इंतरिम कहा जाता है दोस्तों, ये तो मैंने बता दिया है, लेकिन दोस्तों फुल बजट और इंतरिम बजट में जो है हम लोग अंतर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो में कास्ट सर्वे जो आपको पता है कि पूछा जा सकता है, इसमें भी बात करेंगे हम लोग कि आपको पता है कि बिहार में कास्ट सर्वे हुआ है, जिसके आधार पर दोस्तों रिजर्वेशन को 65% किया गया है, प्लस 10% EWS का, टोटल 75% दोस्तों हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है बिहार का डिमांड है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में तो संभव नहीं है दोस्तों, अगले वीडियो में हम दोस्तों जरूर आप लोगों के सामने लाएंगे लॉयर और एडवोकेट्स में क्या अंतर है। ठीक है, क्योंकि ये सवाल दोस्तों ऐसे इस सवाल को पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन दोस्तों एज ए नॉलेज जरूर हम लोग जानना चाहिए कि लॉयर और एडवोकेट्स में क्या अंतर है। तो दोस्तों इस वीडियो में संभव नहीं है, अगले वीडियो में दोस्तों इस जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है लॉयर और एडवोकेट्स के बीच में, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सीधे हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों टॉपिक देखिए आपका क्या है दोस्तों, ये देखिए पूर्ण बजट और अंतरिम बजट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दोस्तों अगर अंतरिम बजट क्या 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 मुख्य प्रावधान है दोस्तों, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर दोस्तों जाइएगा। और दोस्तों वीडियो में ऊपर ही दोस्तों वीडियो है, अभी दो से 3 दिन पहले मैंने अभी बनाया है कि अंतरिम बजट की क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो शायद दोस्तों PIB द्वारा जो दिया गया मुख्य बातें हैं उसको भी मैंने दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम लोग जानेंगे कि पूर्ण बजट, देखिए यहाँ पर पूर्ण बजट है, और दोस्तों अंतरिम बजट बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों पूर्ण बजट क्या होता है कि यूनियन बजट लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित किया जाता है। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि पहले अपने ये जो आपको बजट है, आपको पता है कि इसके लिए दोस्तों संविधान का आर्टिकल 112 है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में दोस्तों प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद दोस्तों चर्चा होती है, चर्चा के बाद दोस्तों अप्रोप्रिएशन बिल पारित होता है। अप्रोप्रिएशन एक्ट जब बन जाता है दोस्तों, तो उसके बाद सरकार अधिकृत हो जाती है पैसे को निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, पब्लिक अकाउंट्स फंड होता है, तो 3 प्रकार का फंड होता है। तो वो अलग बात है दोस्तों, बस यही बता दिया कि जब तक अप्रोप्रिएशन एक्ट नहीं पास होगा दोस्तों, तब तक आप जो 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं भारत सरकार के एक्सचेकर से। ठीक है, तो लिखा है कि यूनियन बजट जो है दोस्तों, जो पूर्ण बजट है, लोकसभा में पूरी चर्चा के बाद पारित किया जाता है। ठीक है, वहीं दोस्तों अंतरिम बजट को संसद में बिना किसी चर्चा के पेश किया जाता है, इसे वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे कि अंतरिम बजट का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम दोस्तों वोट ऑन अकाउंट भी है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों केंद्रीय बजट हमेशा पूरे वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाता है, इसे पूर्ण बजट भी कहा जाता है। दोस्तों को पता है कि आपको पता है कि 2024-25 के लिए जो है, जैसे ही दोस्तों सरकार नहीं बनेगी तो वो पूर्ण बजट एक जिनका भी दोस्तों सरकार बनेगा, ठीक है, वो पूर्ण बजट एक पेश करेंगे। और पूरे वर्ष के लिए दोस्तों, पूरा वित्तीय वर्ष, आपको पता है दोस्तों वित्तीय वर्ष जो कब से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, तो जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक दोस्तों एक पूरे वित्त वर्ष के लिए बजट जो किया जाता है पारित, उसके लिए पूर्ण बजट कहा जाता है। जबकि दोस्तों अंतरिम बजट लिखा है क्या है कि अंतरिम बजट आम चुनावों से ठीक पहले पेश किया जाता है। चूँकि पता है दोस्तों कि आपको पता है कि सरकार नहीं भी आ सकती है। ठीक है, इसीलिए जो है जो वर्तमान सरकार है मोदी सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों, उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया है। और जो आपको पता है कि मई में चुनाव होगा, उसके बाद जो इनका भी दोस्तों नई सरकार बनेगा वो अपना पूर्ण बजट पेश करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अंतर देखिए, पूर्ण बजट में नई योजनाओं की घोषणा सहित उनके लिए फंड निर्धारित किए जाते हैं। वहीं दोस्तों अंतरिम बजट में नई योजनाओं की शुरुआत नहीं की जाती है, बल्कि पहले से चल रही योजनाओं के लिए आवश्यक राशि दी जाती है। दोस्तों जब आप अंतरिम बजट आप लोग देखेंगे तो उसमें कोई भी नया स्कीम नहीं है, बात सही है दोस्तों। सारा दोस्तों जो पुराना स्कीम है उसी में दोस्तों फंडिंग उसको अलॉटमेंट किया गया है, चाहे बढ़ा सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। तो दोस्तों यही अंतर ये होगा कि कोई नया योजना पूर्ण बजट में कई नई योजनाएं घोषणा किया जाता है। ठीक है, फंड में, जबकि दोस्तों अंतरिम बजट में कोई नया योजना की शुरुआत नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों ये स्थायी बजट पूरे वित्त वर्ष के लिए होता है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था और जनता के लाभ से जुड़ी तमाम योजनाओं का जिक्र होता है।
वही दोस्तों अंतरिम बजट में आप देखेंगे कि ये अस्थायी बजट मुख्यतः अगली सरकार के गठन से पहले के लिए सरकार के जरूरी खर्चों के लिए पेश होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये चूँकि मई में चुनाव है, तो उसके पहले जो सरकार को खर्च करने के लिए दोस्तों पता चाहिए कुछ धन, तो उसके लिए अंतरिम बजट पेश किया गया। दोस्तों आप लोग देख लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए ये आ गया पटना हाईकोर्ट की दोस्तों वेबसाइट पर जाएंगे तो ये नोटिस लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए नोटिस। देयर शेल बी फुल कोर्ट फेयरवेल रेफरेंस एट 1:30 PM ऑन मंडे द 5 फरवरी 2024, दोस्तों कल ही, इन द लॉबी ऑफ सेंट्रल बिल्डिंग इन द पटना हाईकोर्ट इन ऑनर ऑफ ऑनरेबल जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ऑन हिज लॉर्डशिप अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट। जैसे बताया दोस्तों कि आपको ऑनरेबल जज चक्रधारी शरण सिंह का ट्रांसफ़र हो गया है और उड़ीसा के दोस्तों उड़ीसा हाईकोर्ट के क्या बनाए गए हैं, चीफ जस्टिस। बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों इनके बारे में पूछा सकता है कि अभी ये पूछा जाएगा कि पटना हाई कोर्ट के अभी किस ऑनरेबल जज का ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ हुआ है। तो दोस्तों इस सवाल को आप लोग जान लीजिए, ठीक है। और दोस्तों देखिए क्या लिखा है कि बाई ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस। तो आपको पता है दोस्तों द चीफ जस्टिस जो है उनका नाम है दोस्तों ऑनरेबल जज के विनोद चंद्रन जी, ठीक है। ये केरला से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। या के का है दोस्तों यहाँ फुल फॉर्म है कृष्णन विनोद चंद्रन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों हो गया, मैंने आपको बता दिया इनके बारे में कि ऑनरेबल जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह का ट्रांसफ़र हो गया है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट के रूप में। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो भारत रत्न कितने बिहारी को अभी तक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कितने बिहार के जो महान विभूतियों को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5। ये 5वें बिहारी हैं दोस्तों। हाँ एक चीज़ जान लीजिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में दोस्तों, इनको जननायक कहा जाता है, ठीक है। और लोकनायक दोस्तों किसको कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। देखिए उपाधि भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है उसी प्रकार कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इनको जननायक कहा जाता है। हालांकि दोस्तों जन और लोक में कुछ अंतर नहीं है, दोनों सिनोनिम्स ही हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा कि लोकनायक किनको कहा गया है, जयप्रकाश नारायण जी को, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। और दोस्तों को पता है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। ये और दोस्तों समाजवादी लीडर है, ठीक है। और आपको पता है कि इन्हीं के विचारों से प्रेरणा पाकर दोस्तों अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। और जो भी दोस्तों तमाम जो आपको पता है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी और जो भी नेता हैं, सो इनसे जो अपने विचार जो है इनसे समानता रखते हैं, समाजवादी विचारधारा से वो लोग हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों मेन पॉइंट। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 5 कौन कौन है जिनको मिल चुका है दोस्तों। ये 5वें नंबर इनका कर्पूरी ठाकुर जी का। चलिए दोस्तों पहला जो है मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों जो सबसे पहले दोस्तों आते हैं, देखिए इसके पहले बिहार की विभूति डॉक्टर विधान चंद्रा BC रॉय दोस्तों, इनको मिल चुका है, ये बिहार के हैं। फिर उसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला है, ठीक है। तो दूसरे हो गए, पहला दोस्तों हो गए ये विधान चंद्र राय जी। फिर दोस्तों देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, इनको मिला है, आपको पता ही है। तीसरा दोस्तों संपूर्ण क्रांति के जनक JP जी, जो इनको लोकनायक भी कहा जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट चौथे जो है शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है दोस्तों। तो ये सब लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए 1962 में भारत रत्न दिया गया था। वही लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 99 में भारत रत्न दिया गया था। और बिहार के बक्सर में जन्म लेने वाले मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। और इस कड़ी को समृद्ध करते हुए भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। बिहार से जुड़े इन सभी विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न मिले हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। बस वही पूछेगा कि कितने अभी तक बिहारी को दिया गया है दोस्तों। टोटल इसका आंसर होगा 5। और दोस्तों ये जो कर्पूरी ठाकुर जी इनको 5वां है, बाकी आप लोग है गिना दीजिएगा कि आपको विधान चंद्र राय जी, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद दोस्तों ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही दोस्तों इनके बारे में कि समाजवादी आंदोलन के पुरोधा, जो कि मैंने आपको सब बता दिया कि समाजवादी आंदोलन के पुरोधा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की लंबे समय से मांग की जा रही थी दोस्तों, कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं दोस्तों, बहुत बार मांग किया जा चुका है। 5 बार तो नीतीश कुमार ने शंसा केंद्र सरकार से की। तो दोस्तों ये जो है इनकी मांग जो है पूरी हुई, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये भी देख लीजिए दोस्तों, उसी से जुड़ा हुआ न्यूज़ है कि यही दोस्तों आपके इनका एक पिक्चर है, तस्वीर है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, जिनको भारत रत्न हाल ही में मिला है। तो देख सकते हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट 5वें बिहारी हैं, भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर 5वें बिहारी हैं दोस्तों। ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट।
दोस्तों आपको पता है कि यह जो अभी 75वीं गणतंत्र दिवस मनाई गई है, ठीक है, दिल्ली में 26 जनवरी को। तो दोस्तों उसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंच प्रेसिडेंट एमुनल मैक्रोन, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनल मैक्रोन जी आए हुए थे। अब दोस्तों क्या था कि इनके पहले दोस्तों जो बाइडेन को इन्वाइटेड किया गया था, ठीक है, उन्होंने इन्विटेशन स्वीकार भी किया था, लेकिन अंतिम समय उन्होंने दोस्तों आने से मना कर दिया, ठीक है, उनका कुछ मजबूरी रही होगी। तो इस प्रकार दोस्तों ये मुख्य अतिथि जो हुए इस बार 75वें गणतंत्र दिवस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनल मैक्रोन, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ मैंने आपके लिए लाया है कि जो दोस्तों पिछले साल दोस्तों कौन आए थे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है। और दोस्तों जो आपको पता है कि 21 और 22 में कोई चीफ गेस्ट नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कोरोना फैक्टर के चलते। तो आपको पता है 21-22 में कोई अतिथि नहीं आए थे चीफ गेस्ट के रूप में। 23 में दोस्तों आए थे राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी जो कि मिस्र के हैं। 24 में दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनल मैक्रोन, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बिडेन हैड बीन इन्वाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज चीफ गेस्ट ऑन इतना। However, the US president will not travel to India next month owing to टाइट पॉलिटिकल कैलेंडर, ठीक है दोस्तों। पता है कि अभी अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का चुनाव का कैंपेन शुरू होने वाला है, जिसके चलते वो बोले कि मेरा टाइट पॉलिटिकल कैलेंडर है, हम नहीं आ सकते, ठीक है। उन्होंने असमर्थता जताई, जिसके बाद दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनल मैक्रोन जो चीफ गेस्ट रूप में आए, ठीक है। तो ये भी बात दोस्तों यहाँ भी है, ये आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी, दोस्तों वही बात है। अब दोस्तों हम लोग चलिए आते हैं जो मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बड़ा सुधार है, तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों जो है मैंने आपको क्रिमिनल जस्टिस चक्रधारी ऑनरेबल जज चक्रधारी शरण सिंह के बारे में बता दिया आपको। फिर दोस्तों हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो आपको 3 न्यू जुडिशियल जो लॉ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और भारत रत्न के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा कर दिए। G20 के बारे में जहाँ तक बात है दोस्तों, G20 आप लोग कुछ नहीं करना है, विजन IAS का मैगजीन होता है दोस्तों, उसमें जाके आप लोग जो है देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग G20 के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। और उसका जो थीम है मैंने तो दोस्तों बताया है, ज़्यादा दोस्तों बेसिक सवाल नहीं पूछा जाएगा, उतना डीप में जाने की समय नहीं रहे दोस्तों, वही पूछा जाएगा थीम क्या है, ठीक है। G20 में नया कौन मेंबर शामिल किया गया आपको पता है दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों रिपब्लिक डे के बारे में मैंने बता दिया, इंतरिम बजट और पूर्ण बजट में डिफरेंस बता दिया। दोस्तों जहाँ तक कास्ट सर्वे की बात है तो मैंने वो आपको पता ही होगा, वो भी दोस्तों आपको विजन में मिल जाएगा। 65% प्लस 10% यानी 75% रिजर्वेशन हो गया है। स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का जहाँ तक बात है दोस्तों, तो ये आपको पता है कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो ये लोग मांग कर रहे थे भारत सरकार से दोस्तों, चूँकि पता है कि बिहार में अब राजनीतिक जो है परिवर्तन हो चुका है, तो अब मुझे दोस्तों नहीं लगता कि स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की मांग होगी। हाँ, हो सकता है दोस्तों कि कुछ स्पेशल फंड जो है केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को दिया जा सके, तो ये बात आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों चलिए वही हम लोग अंत में इस चर्चा करते हैं इस पर कि जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, और मैं बता दूं कि दोस्तों ये विजन IAS मैगजीन से है, ये हिंदी में है दोस्तों, आप अंग्रेजी वाला भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, दिसंबर माह का, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश के आपराधिक न्याय प्रणाली, दोस्तों इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है, में आमूलचूल सुधार हेतु 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। ये विधेयक अब क्या दोस्तों एक्ट बन चुका है, ठीक है। ये दोस्तों कौन कौन है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये 3 अधिनियम कौन कौन है? एक तो दोस्तों आपका IPC है, IPC इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह दोस्तों हो गया भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका नाम चेंज करके IPC का दोस्तों क्या हो गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए दंड CRPC 1973 की जगह क्या आ गया दोस्तों, आ गया दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह दोस्तों क्या आ गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दोस्तों नाम चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसमें कुछ कंटेंट भी चेंज हो, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये जरूर आप लोग याद रखिए। सीधे पूछा जाएगा कि कौन कौन जो है 3 जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार के लिए दोस्तों कौन कौन 3 कानून बनाया गया है, किसको रिप्लेस किया गया है, तो आप लोग याद रखिए कि IPC को भारतीय न्याय संहिता से, CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से, और इंडियन एविडेंस एक्ट को दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आपराधिक कानून में सुधार की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, आपको पता है कि
आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ठीक है, आपको जितने भी दोस्तों ये आपको IPC CRPC जो एक्ट बनाए गए थे दोस्तों अंग्रेजों ने लागू किया था, इसलिए ज़्यादातर प्रावधान जो है उपनिवेशकालीन है। इस कारण से आपराधिक न्याय शास्त्र के मौजूदा नियमों में मानदंडों के अनुकूल नहीं थे। ठीक है, और दोस्तों देखिए आपको पता है कि साक्ष्यों को एकत्र करने के लिए, संग्रह करने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल वर्तमान समय किया जा रहा है। तो इस सब को दोस्तों समावेश करने के लिए जो है जो IPC में चेंज किया गया है, जो आपको तीनों एक्ट मैंने ऊपर बताया है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट, न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान हेतु और समय पर न्याय प्रदान करने हेतु तो इस क्यों आवश्यकता दोस्तों पड़ी, क्योंकि जटिल कानूनी प्रक्रियाओं और संसाधनों की कमी के कारण अलग अलग न्यायालयों में लगभग 4.7 करोड़ मामले लंबित है तथा विचाराधीन कैदी लंबे समय से जेलों में बंद है। हाँ, तो दोस्तों ये भी आप लोग लॉजिक देंगे कि चूंकि आपको पता है कि जटिल कानूनी प्रक्रिया के कारण दोस्तों है लगभग 4.7 करोड़ जो केसेज हैं भारत के दोस्तों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो दोस्तों, चाहे हाई कोर्ट हो या दोस्तों सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, सिविल कोर्ट्स हो, सब में दोस्तों टोटल जो मामले हैं वो लगभग 4.7 करोड़ लंबित है। और दोस्तों कई विचाराधीन कैदी जो लंबे समय से दोस्तों जेलों में बंद है। तो दोस्तों अगर हम लोग सुधार करते हैं, आधुनिकीकरण कर देते हैं कानून का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड कानून का, तो दोस्तों उनका फटाफट जो है स्पीडी ट्रायल हो सकता है और जो है जो निर्दोष है दोस्तों जेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, दोष सिद्धि दर में वृद्धि हेतु आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूदा कमियों के कारण लगभग 50% मामलों में अभियुक्त अपराधी दोष सिद्ध नहीं हो पाते। इन कमियों में लिखित शामिल क्या है दोस्तों, अपर्याप्त फोरेंसिक जांच, फोरेंसिक दोस्तों जांच अच्छा से नहीं हो पाती है, पुलिसिंग संबंधी कमियां, और दोस्तों कानून को लागू करने में शक्तिशाली व्यक्तियों पर का प्रभाव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वही लिखा है कि दोस्तों अलग अलग उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिश, जैसे कि दोस्तों विधि आयोग, लॉ कमीशन, मलिमत कमेटी और न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने अपने समय समय पर सिफारिश किया था कि जो कानून है पुराना संशोधन किया जाए। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 कानून संशोधन करके बना दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सुधार की आवश्यकता के आप लोग ने देख लिया। दोस्तों चलते हैं बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि देखिए पहला जो है भारतीय न्याय संहिता 2023, क्लियरली दोस्तों लिखा हुआ है कि भारतीय इंडियन पिनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो मेन अब दोस्तों जाने कि इसका मुख्य प्रावधान क्या है, बस ज़्यादा नहीं जानना दोस्तों। मुख्य प्रावधान दोस्तों यही है कि सामुदायिक सेवा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुख्य प्रावधान हम लोग जानेंगे जितने भी है दोस्तों। क्या है कि सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस, छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया। तो ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छी बात है कि अगर छोटे मोटे किसी ने अपराध किया, जैसे चोरी किया है, कोई छिनतई किया, ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों उसके लिए अगर पहली बार दंड के रूप में जेल में नहीं डाला जाएगा, उससे दोस्तों कम्युनिटी सर्विस सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। दूसरा दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ लैंगिक अपराध, इस संहिता में उपलब्ध है कि यदि 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग महिला से सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो ऐसे कृत्य के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि अगर 18 साल से कम कोई नाबालिग लड़की है, उसके साथ अगर सामूहिक दोस्तों रेप होता है तो इस कृत्य के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इसमें छल कपट धोखे से या झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध माना गया है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए सेडिशन राजद्रोह के बारे में है कि इस संहिता में राजद्रोह IPC की धारा 124 से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित हेतु दंड का प्रावधान करता है। दोस्तों देखिए इसका मुख्य प्रावधान ये भी है कि जो राजद्रोह का था IPC का सेक्शन 124 है, उसको दोस्तों हटा दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों राजद्रोह लिखा है कि इसके बजाय निम्नलिखित हेतु दंड का प्रावधान करेगा। कौन कौन दोस्तों एक्टिविटीज़ के लिए दंड होगा, अगर अलगाववादी गतिविधियों, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना। ठीक है, अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आतंकवाद दोस्तों देखिए इस संहिता में आतंकवाद को ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना अथवा भारत या किसी अन्य देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग के बीच में भय पैदा करना है। तो दोस्तों ये सब जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि भारतीय दंड संहिता 1800 की धारा 124 में राजद्रोह से संबंधित प्रावधान शामिल था। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस बात को जान लीजिए कि 124A को हटा दिया गया। ठीक है, जो कि राजद्रोह से संबंधित था। दोस्तों इसका निष्कर्ष यही है कि भारतीय न्याय संहिता को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने तैयार किया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना है। वही 160 साल पहले बनी IPC को एक औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश अंग्रेजों ने तैयार किया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना नहीं बल्कि
दोस्तों दंडित करना था। तो दोस्तों ये दोनों में अंतर है कि अभी जो नया कानून बना है उसका उद्देश्य है न्याय प्रदान करना, जो पुराना कॉलोनियल जो कानून था उसका उद्देश्य है दंडित करना। दोस्तों देखिए हम दूसरा पढ़ते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो दोस्तों इसको क्या किया गया है, इसको CRPC 1973 से प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, CRPC में भारतीय दंड संहिता 1860 सहित कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराधों के लिए गिरफ्तारी, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन और बेल की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीधे जानते हैं कि मुख्य प्रावधान क्या है यहाँ पर। विचाराधीन कैदियों की हिरासत, इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित कारावास अवधि की 1/3 अवधि को हिरासत में बिता दिया है। जो दोस्तों यहाँ पर क्लियर है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने जिनका निर्धारित जो टाइम ऑफ जो ड्यूरेशन है कि इतना साल आपको सजा होगी, उसका दोस्तों अगर 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है तो दोस्तों उसको बेल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के कारावास के लिए अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में लिया है में गुजार लिया है तो उस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा। यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। जैसे दोस्तों मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधों पर लागू नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्रवाई लंबित, उसके खिलाफ ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, मेडिकल जांच, इसके अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी विशेष मामलों जैसे बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फोरेंसिक जांच, यह उन सभी अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है जिसके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, 7 वर्ष का जो जिसमें दोस्तों प्रावधान सजा का उसमें फोरेंसिक जांच मस्ट है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ भी क्लियर किया है कि यदि किसी राज्य के पास फोरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वो दूसरे राज्य की सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, तो दोस्तों यही है इसका निष्कर्ष। देख लीजिए, भारतीय न्याय संहिता को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने तैयार किया जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान, दोस्तों वही ये है, बता दिया दोस्तों। हाँ, इसका निष्कर्ष दोस्तों ये है कि फोरेंसिक साइंस को शामिल करने तथा पुलिस, वकीलों और न्यायाधीशों के लिए समय समय निर्धारित करने के त्वरित न्याय की अवधारणा साकार हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका दोस्तों ये को पता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है ये किसको प्रतिस्थापित करता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को करता है। ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग इसका भी देख लेते हैं, आपको यही है इसका मुख्य प्रावधान दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान होगा। ठीक है, इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ाया गया है ताकि इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप तथा ईमेल सर्वर, लॉग आदि में स्टोर की सूचना को शामिल किया जा सके। ठीक है, दस्तावेजी साक्ष्य, इसमें कहा गया है कि लेखों, मानचित्रों और व्यंग्यात्मक चित्रों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही है बेसिकली तीनों कानून का मैंने आपको बता ही दिया, आप इसको देख लेंगे यहाँ से। अगर दोस्तों यहाँ से स्पष्ट नहीं है तो विजन का दोस्तों दिसंबर मंथ का है, वहाँ जाकर आप लोग आराम से देख लेंगे। तीनों बहुत सिंपल है, तीनों का मुख्य प्रावधान बस आप लोगों को जानना है और बस ये जानना है कि कौन सा पुराना है कौन सा नया है। ठीक है, बस हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जो है सारा चर्चा कर दी। तो जो भी दोस्तों जिनका इंटरव्यू है 6 को दोस्तों 6 और ऑनवर्ड्स वो जो है इस वीडियो को जरूर देखेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों उनसे इस वीडियो से उनको जरूर लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉयर और एडवोकेट्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो जो है अब कल आएगी। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि,